नमस्कार साथियों। हम अलगोज़ा कहानी पढ़ रहे थे, तो आज हम इस कहानी को पूरा करते हैं। पन्ना की बातें सुनकर मूलिया समझ गई कि अपने पोबारह है। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के दो दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती है, सासें अपने में। दोनों की पंचायतें अलग होती है। मूलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गई। एक से पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रो धो रही थी। मूलिया ने विजय के घर से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने, पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाएगी। एक बहू बुढ़िया यही चाहती है कि यह सब जन्म भर लौंडी बनी रहे, मोटा जोटा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू किस भरोसे पर कोई मरे अपने लड़के तो बात नहीं पूछे, पराए लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी मेहरियों का मुंह देखेंगे। पहले ही से फटकार देना अच्छा है, फिर तो कौन कलंक न होगा। मूलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया। रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मूलिया, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई देता है? रोटी तैयार है, जाओ नहा आओ। रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ? रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मूलिया ने फिर नहीं कहा। जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छींके पर रख दी और मुंह ढांककर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझलाकर कहा, काकी, तू मेरे घर रहने देगी? तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु न खाएगा। इतना ही नहीं, रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे ये दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल घुल कर प्राण दे देगा। ये सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा, खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूं ना? पन्ना, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछ न आऊं? पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी न चाहेगा न खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए? केदार, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहे, जी चाहे अलग, चाहे आंगन में दीवार डाले। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका। सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएंगे।
केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं। मूलिया ने अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी। मूलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी। बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे पर रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाया और बाहर निकले। लू लगने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चले। खूब आम गिर रहे हैं। दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा न बोलेंगे। केदार, वाह, तब क्यों न बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर कुछ बोली नहीं। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठ रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला। कैसे बोले, वह सोच रहा था। काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है। अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह न आए तो मैं उनको मार पीट तो न सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाए। उनका दिल मसोस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ कह न सकता था। लड़कों ने देखा कि वे बिल्कुल नहीं बोलते, तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मूलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं। जिनके नाम पर फाका कर रहे हो, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया। अब आराम से सो रही है। मोर पिया बात न पूछे, मोर सुहागिन नौ। एक बार भी तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मूलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बेटी है। रघु, मुझे चिढ़ा मत। तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है जो मेरी खुशामद करे। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं। मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, लू चल रही है। पन्ना, अब उनका कौन पूछतर है। बगीचे में जाए, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं। रघु, जाकर पकड़ लाऊं। पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं। तुम्हें रोकना होता तो रोक न देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी न हुई कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मूलिया अभी तक झोंपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती, मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मूलिया ऐंठ कर बोली, हाँ, भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीसकर कहा, मुझे जला मत मूलिया, नहीं, अच्छा न होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता। एक बेला न खाऊंगा तो मर न जाऊंगा। क्या तू समझती है, घर में आज कोई बात हो गई है। तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि
और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग न आने पाएगा। पर तूने घमंड चूर कर दिया, प्रारब्ध की बात है। मूल्या तिनक कर बोली, सारा मोह छोड़ तुम्ही को है और किसी को है। मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिसुरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूल्या घाव पर नौन न छिड़क। तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा। मैंने ही तो इसे मर मर कर जोड़ा। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनको भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि ये अपने भाइयों को लूटे लेता है। जो मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा। मूल्या, मैं कसम रखा दूंगी। नहीं, चुपके से चले चलो। रघु, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हट छोड़ दे। मूल्या हमारा ही लहू पिए, जो खाने न उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, ये तूने क्या कह दिया मूल्या? या क्या किया मूल्या? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं। नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतनी कहे देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊं। चाहे तुम मुझे घी के मटके में ही डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मूल्या, दाग साग सब मिट जाएगा। पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है। वह तो मना ही रही थी कि किसी तरह यह सब अलग हो जाए। अब वह पहले की सी चांदी तो नहीं है। जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है। काकी ने मुझे ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो कोर विष के घूंट सा लगता था। जान पड़ता था रोटियां भूसी की है, दाल पानी सी लगती। पानी कंठ के नीचे न उतरता था। दूध की तरफ देखा तक नहीं। 2-4 ग्रास खाकर उठ आया, जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी। जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा। ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो गोहत्या की हो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खींच गई थी। खेतों में मेड़े डाल दी गई थी और बैल बछिए बांध लिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मूल्या दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मूल्या के दोनों लड़के बहुधा पन्ना के ही पास रहते। वही उन्हें उपटन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती। मगर मूल्या के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता। न पन्ना ही इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती थी। उसके 2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी।
वह खुद ऊपर का काम काज कर लेती। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था, वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे, कमर भी झुक चली थी, खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है, खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए वह उससे न हो पाती। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋण भी हो गया था। वह चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो वह यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता, लेकिन मूल्या की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो वह अब तक पेंशन पा जाता। मजे में द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता। भाई काम करते, वह सलाह देता, मैं तो बना फिरता। कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदय शूल, चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की, समझा आप ही आप अच्छा हो जाएगा। मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टर वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ, और सामर्थ्य भी होती तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था। जीर्ण ज्वर की औषधि आराम और पुष्टिकारक भोजन है। न वह वसंत मालती का सेवन कर सकता था, न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु की बात भी न करते थे। दवा दारू तो क्या करते, और उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने की ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाऊंगी। अब देखे कौन पूछता है, सिसक सिसक कर न मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपए के लिए जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है? केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाक थी कि औरत यूँ जिद करती। अब सब भैया की चाल थी, सब सीधी बदी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया, पर केदार को ऊँख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए न भेज दे, बहाना बना दिया। मूल्या का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी, वह नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल वह उछल रही थी, वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया कि ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे ये कहता हुआ मालूम होता, मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं? अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा? वह किसके सहारे रहेगी? किसके बल पर खेती होगी? बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। हमारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता, जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा? अनाज के डांठे खलियान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी? फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं, 3-3 मजदूरों को
कहाँ से लाए? गांव में मजदूर थे ही कितने, आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी। क्या करे क्या न करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मुलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलियान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नरम बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बिठाकर अनाज मारने लगी। बेलों को हाँकती और रोती थी। क्या इसलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था? देखते देखते क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुगी लेकर आई थी। आज कोई उसके आगे है न पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूँ। अगर अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका और तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया तुम रहो तुम रहो। धीरे धीरे उसने मुंह पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह न चुप हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह प्रयत्न भी सफल न हुआ तो वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू। हाय हाय, बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। मगर जो अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती? पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी? डांट मांड न जाती? 3 लड़के तो हैं और किसी दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊँख में पानी दे लो, फिर आज मारना मंडाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊँख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा। अब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास न आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है? देख लड़के भूखे तो नहीं है। कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है? कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी खूब सेवा कर लेता। कहाँ जगाए उठता था। अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊँख में पानी दे देंगे, तब भैया की ऊँख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात न निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊँख? भैया ने जिला न लिया होता तो आज यह तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े ऊँख वाले बने हो, यह उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था। पूछा, क्यों रोता है? तो बोला, अम्मा भैया इसी अलग्योज के दुख से मर गए, नहीं अभी उनकी उम्र ही क्या थी। यह उस वक्त न सूझा कि उनसे क्यों बिगाड़ करते। यह कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वे अलग न रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए
तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूल्या की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मूल्या का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था, जिनसे उसे व्यंग्य और प्रतिकार का भय था। वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा में अलगोजे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है, मूल्या घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण का विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता है मैं विवाह न करूँगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयाँ आई, पर उसे हामी न भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वे न फंसा। कहता औरतों से कौन सुख। मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह मेहरिया है। माँ बाप, भाई बंधु सब पराए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए हैं, और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, उससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा केदार। मेरा वंश तो चल रहा है। दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना समझने पर ही है, तो तू मूल्या को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार, मेरे जैसे लठ-गवार को वह क्यों पूछने लगी। पन्ना, तू करने को कहे, मैं उससे पूछूं। केदार, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की था लूं। केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मूल्या पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मूल्या से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मूल्या, वह तो करने को ही नहीं कहते। पन्ना कहता है, ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मूल्या, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया है। मूल्या, सच, किस गांव की है। पन्ना, अभी न बताऊंगी। मुद्दा यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मूल्या, मानेगी क्यों नहीं अम्मा। ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिल जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है नहीं, तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ऊपर है। मूल्या, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पड़कर मना लाऊंगी। पन्ना, बता दूं, वह तू ही है। मूल्या लज्जाकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी, देवर ही तो है। मूल्या, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे। पन्ना, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है। तेरे सिवा कोई और उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूल्या का पीत वदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था, वह इसी एक क्षण में मानो
ब्याज के साथ मिल गया। वही लवण्य, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। धन्यवाद।